गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देख रहे थे कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो उसमें हम आपको बताए कि सबसे पहला अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और उसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। सेकेंड में आपको बताया कि ऑक्जाइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसके लिए फिर क्या कंडीशन चाहिए। थर्ड में आपको बताया आइमीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसका कंडीशंस भी हम लोग सीख लिए हैं। फोर्थ में आपको बताए थे एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। फिर बताए थे साइक्लोअल्केन, उसका हेडिंग था सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। फिर आपको बताए थे साइक्लोअल्कीन, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस चाहिए। और फिर लास्ट में आपको बताए थे कुमुलेटेड पोलिंग्स। आज हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका आइसोमर्स कैसे लिखेंगे और उसका क्या नोमेनक्लेचर होगा। जैसे सबसे पहला जो नोमेनक्लेचर होता है वो होता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। कोई भी आइसोमर को आप कब सिस आइसोमर कहेंगे, कब ट्रांस आइसोमर कहेंगे, ये आज देखेंगे। फिर एक होता है ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कब आप ई आइसोमर कहेंगे और कब है सो जेड आइसोमर कहेंगे, ये भी आज हम लोग सीखेंगे। और एक तीसरा होता है सीन एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, तो इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिस और ट्रांस का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। देखिए सिस ट्रांस ना आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्ड में भी यूज होता है। सिस के बारे में क्या बताए थे, सिस के बारे में बताए थे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर सेम ग्रुप होता है या एटम होता है तो उसको सिस कहते हैं, और अपोजिट साइड होता है तो उसको ट्रांस कहते हैं। तो सवाल फिर यह है कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाइड कहाँ पे होगा। तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर अप्लाइड होने के लिए दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप या एटम होना चाहिए, उसमें से कोई एक एटम या ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो इसको पहले एक लाइन लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि दिस नोमेनक्लेचर इज अप्लाइड ओनली इफ बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन हैव एट लीस्ट वन आइडेंटिकल ग्रुप या एटम। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें सिस ट्रांस अप्लाइड है या नहीं है, अप्लीकेबल है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तब आपको यह देखना है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है तो वहां पे कोई एक एटम, कम से कम कोई एक एटम या ग्रुप क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पे दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम कोई एक एटम या ग्रुप आइडेंटिकल होना चाहिए, दोनों भी हो सकता है। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा फिर सिस आप कब कहेंगे, तो सिस में आपको बताए कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे सेम एटम या ग्रुप, या कह सकते हैं आइडेंटिकल एटम या ग्रुप अगर सेम साइड होगा तो उसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे, और अपोजिट साइड होगा तो उसको ट्रांस कहेंगे। तो उसी को फिर आप लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज सेड टू बी सिस आइसोमर इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि आप सिस आइसोमर कब कहेंगे, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड आइडेंटिकल ग्रुप अगर हो तो उसको हम लोग सिस आइसोमर कहेंगे। तो इसी का उल्टा हो जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड आइडेंटिकल ग्रुप या एटम हो तो उसको ट्रांस कहेंगे। तो इसको भी आप लिख लीजिए, एंड इफ आइडेंटिकल ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन इट इज कॉल्ड ट्रांस।
तो कहां पे आपको सिस यूज करना है, कहां पे ट्रांस यूज करना है, ये तो सब लोग को क्लियर हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं और आप ही लोग को बताना है कि कहां पर सिस होगा और कहां पे ट्रांस होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब आपसे ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए सिस है या ट्रांस है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई एक भी एटम या ग्रुप, यहां पर तो दोनों है, देखिए ये दोनों भी आइडेंटिकल है, ये दोनों भी आइडेंटिकल है, तो इसको हम लोग सिस कहेंगे। अब इसका अगर कहा जाए कि इसका नाम बताइए, तो नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन से दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। लेकिन ये सिस है तो इसको लिखेंगे सिस 2 ब्यूटीन। क्या लिखेंगे, सिस 2 ब्यूटीन। जैसे यहां पर देखिए एक दूसरा एग्जांपल ले लिए। अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम बताइए, सिस होगा या ट्रांस होगा, पहले तो ये बताना है। तो यहां पर देखिए आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। आइडेंटिकल ग्रुप क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस कहेंगे। कहा जाता है कि पूरा नाम बताइए, तो फिर वही देखिए 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन। और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए सिस होगा या ट्रांस होगा, तो देखिए ये दोनों ग्रुप तो आइडेंटिकल नहीं है ना, तो आपको क्या कहा गया कि कोई कम से कम एक ग्रुप या एटम आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहां पे हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो हाइड्रोजन को देख लेंगे। अब हाइड्रोजन हम क्या देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको सिस कहेंगे। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर कहेंगे। अब पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। दूसरा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पेंटीन। और किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिस 2 पेंटीन। बोलिए सबको समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए ये सिंस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, तो आप क्या बोलेंगे। तो यहां पर देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कहीं है, नहीं है। ब्रोमीन, ब्रोमीन है तो है। तो कम से कम क्या बताया गया कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम एक आइडेंटिकल ग्रुप तो होना ही चाहिए। तो यहां पर क्या है, ब्रोमीन ब्रोमीन आपका आइडेंटिकल हो गया, बट यहां पे कैसे है, अपोजिट है। कैसे है, अपोजिट है। तब आपसे अगर पूछा जाए कि इसको बताइए सिस कहिएगा कि ट्रांस कहिएगा, तो क्या बोलेंगे, ये ट्रांस है। अब कहा गया कि इसका पूरा नाम लिखिए, तो नाम नोमेनक्लेचर आप जानते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आप करेंगे तो बताइए तो एक नंबर किसको देंगे। तो यहां पर देखिए ब्रोमीन है और यहां भी ब्रोमीन है, तो एक नंबर आप इस कार्बन को देंगे, एक नंबर इस कार्बन को, किसको देंगे। तो वहां पे फिर बताए थे कि यहां पर इससे अगर डिसाइड नहीं होता है तो फिर दूसरा में देखिए उसके बाद सी से स्टार्ट होता है, तो एक नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 1 2 डाइब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 फ्लोरो इथीन। तो नोमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हैं, तो ये हम मान के चलते हैं कि इस तरह का कंपाउंड है, तो इसका नोमेनक्लेचर आप कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहां पर सिस यूज करेंगे और कहां पे ट्रांस यूज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें बताइए कि सिस होगा या ट्रांस होगा, सभी लोग देख के बताइए, सभी लोग देख करके बताइए कि इसमें सिस होगा या ट्रांस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो कहीं क्लोरीन है क्या, नहीं है। आयोडीन है यहाँ पे, कहीं आयोडीन इधर है क्या, नहीं है। इधर ब्रोमीन है, इधर कहीं ब्रोमीन है क्या, नहीं है। फ्रोमीन, फ्लोरीन है, तो इधर कहीं फ्लोरीन है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम या ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे। और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम एक एटम या ग्रुप तो आइडेंटिकल होना ही चाहिए। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि इसमें सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं होगा, ये पहली बात। बोलिए कोई दिक्कत है, यहां पे क्या होगा, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी एटम या ग्रुप दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन पे आइडेंटिकल नहीं है। तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज नॉट एप्लीकेबल।
सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो तुरंत सवाल होगा ना आपके मन में कि सर जब सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं है तो क्या नोमेनक्लेचर होगा? तो दूसरा जो नोमेनक्लेचर आपको बताए थे इजेड नोमेनक्लेचर, तो यहां पर इजेड नोमेनक्लेचर होगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि इजेड नोमेनक्लेचर होता क्या है। इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए सेकंड में देखते हैं इजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सबसे पहला चीज, अब इजेड जो नोमेनक्लेचर है वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल है वहां भी इजेड नोमेनक्लेचर होगा, और जहां पे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है वहां पर भी इजेड नोमेनक्लेचर होगा। तो पहले एक लाइन तो आप लिख लीजिए कि दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो हर जगह इजेड नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको हम अल्कीन में बताए, फिर बताए ऑक्जाइन में, फिर आइमीन में, फिर एजो कंपाउंड, फिर साइक्लोअल्केन, फिर साइक्लोअल्कीन, फिर कुमुलेटेड पोलिन। इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह आप इजेड नोमेनक्लेचर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि क्या कह रहा है कि जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं सारे में इजेड नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल है। फिर क्या कह रहा है कि इट इज आईयूपीएसी रिकमेंडेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आईयूपीएस सिस्टम है सो इसको रिकमेंड करता है कि आप कहीं भी जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है वहां पर आप इजेड नोमेनक्लेचर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि कब आप ई आइसोमर कहेंगे और कब है सो जेड आइसोमर कहेंगे। कब ई आइसोमर कहेंगे और कब है सो जेड आइसोमर कहेंगे। तो कहता क्या है, देखिए, एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड जेड आइसोमर। कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप जेड आइसोमर कहेंगे। और जेड आया कहां से, तो जेड जूसामेन इसका नाम होता है। जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब एक साथ। तो क्या कह रहा है कि इफ हाई प्रायोरिटी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आपको क्या कह रहा है कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके सेम साइड, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसके सेम साइड, या कार्बन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो कह रहा है कि डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसको जेड आइसोमर कहेंगे। जेड जो पहला लेटर लिया वो जूसामेन, उसका मतलब क्या बताया, टुगेदर, एक साथ, यानी कि सेम साइड। और ई आइसोमर कब कहेंगे, जब हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड होगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड ई। ई कहां से लिया, इंटेजेनन। इंटेजेनन का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि दो एटम, मतलब हाई प्रायोरिटी ग्रुप में कहता है कि अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, तो उसको हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसको जेड आइसोमर कहेंगे, और अपोजिट ग्रुप है तो उसको ई आइसोमर कहेंगे। अब ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो सीआईपी रूल से। अब ये सीआईपी रूल है क्या, तो यहां पे आपको सीआईपी रूल हम नहीं बताएंगे, वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पर हेडिंग ही है सीआईपी रूल। सीआईपी का पूरा नाम है कैन इनगोल्ड प्रेलॉग सीक्वेंस रूल। उसमें बहुत ही डिटेल में बता दिया गया है कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं सीआईपी रूल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर्स जब पढ़ाएंगे तो वहां पर भी आपको सीआईपी रूल जरूरत पड़ेगा। तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए और सीखिए कि कैसे हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। बहुत ही आसान है, और यहां पर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का तो हिंट करेंगे ही। तो फिर से समझ लीजिए, हम आपको क्या बताएं कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। याद रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड हाई प्रायोरिटी ग्रुप होगा तो उसको जेड आइसोमर। जेड कहां से आया, तो जूसामेन, इसका मतलब क्या होता है, टुगेदर।
ई आइसोमर, तो ई कहां से आया? तो इंटेजेनर, इसका मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है कि प्रायोरिटी जो हम लोग फाउंड करेंगे, निकालेंगे, कैसे करेंगे? कान इनगोल्ड पैरेलल सीक्वेंस रूल से, जो कि यहां पर भी हम आपको लिख दिए हैं, सीआईपी रूल। इसी को शॉर्ट में हम लोग सीआईपी रूल कहते हैं। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करना है? कैन इनगोल्ड पैरेलल सीक्वेंस रूल, उसी को हम लोग बोलते हैं सीआईपी रूल। तो इतना सब लोग को समझ में आ गया कि जितने भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है वहां पर ई जेड नोमेनक्लेचर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कीजिए। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहां पे कुछ कंपाउंड हम दे रहे हैं और आपको बताना है कि ई आइसोमर होगा कि जेड आइसोमर होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है? आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड हो तो उसको जेड आइसोमर कहेंगे। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं? तो जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। अब आपसे हम पूछें कि यहां पर क्लोरीन है और आयोडीन है, आप ही लोग बताइए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो क्लोरीन और आयोडीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तो सभी लोगों को पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 7A का एलिमेंट है। आयोडीन नीचे है तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। हम आपसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, उससे मतलब ही नहीं है। मोटा मोटा अगर बात आपको समझ में आ रहा है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा, तो इसको हम कहेंगे हाई प्रायोरिटी और क्लोरीन को बोलेंगे लो प्रायोरिटी। ठीक उसी तरह से ब्रोमीन है और फ्लोरीन है, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? तब ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, हाई प्रायोरिटी, और फ्लोरीन का है सो प्रायोरिटी लो होगा, लो प्रायोरिटी। अब देखिए तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है सेम साइड है या अपोजिट साइड है? तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों अपोजिट साइड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ई आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे? ई आइसोमर। बोलिए, सब लोग को समझ में आ गया? तो पहला जो हो गया ई आइसोमर। क्यों? क्योंकि आयोडीन का प्रायोरिटी ज्यादा है, क्लोरीन का प्रायोरिटी कम है। यहाँ पे ब्रोमीन का प्रायोरिटी ज्यादा है, फ्लोरीन का प्रायोरिटी कम है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो गया तो इसको ई आइसोमर कहेंगे। बहुत ही आसान है। सेकेंड में आप लोग बताइए, सेकेंड में आप लोग बताइए जेड आइसोमर या ई आइसोमर। तो यहां पर देखिए फिर क्लोरीन है और ब्रोमीन है। ब्रोमीन आपका हाई प्रायोरिटी हो गया, क्लोरीन है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया, फ्लोरीन है सो लो प्रायोरिटी हो गया, और आयोडीन है सो हाई प्रायोरिटी हो गया। हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो सेम साइड हो गया तो इसको जेड आइसोमर कहेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए कैसे प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं? ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर से आप देखते हैं कि फर्स्ट एटम का आप एटॉमिक नंबर देख लीजिए। तो यहां पे ब्रोमीन 1 नंबर हो गया, क्लोरीन 2 नंबर, आयोडीन का प्रायोरिटी ज्यादा तो 1 नंबर, फ्लोरीन है सो 2 नंबर। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो इसको जेड आइसोमर कहेंगे। बोलिए, किन्हीं को दिक्कत? अब यहां पे आइए, यहां पे अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो कहता क्या है कि अगर फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं हो तो आप सेकेंड एटम से डिसाइड कीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो ये हाइड्रोजन है फर्स्ट एटम और यहां पे कार्बन है, तो इसमें तो प्रायोरिटी पता चल गया कि ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये लो प्रायोरिटी हो गया। नहीं, हाइड्रोजन लो प्रायोरिटी हो गया और कार्बन है सो हाई प्रायोरिटी हो गया। बट यहां पे आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए दोनों का फर्स्ट एटम कार्बन कार्बन है, तो उससे डिसाइड नहीं हो रहा है, तब हम लोग सेकेंड एटम से डिसाइड करेंगे। अब ये सेकेंड एटम क्या हो गया? तो देखिए, अगर आपका मिथाइल है तो कार्बन ये फर्स्ट एटम हो गया और फर्स्ट एटम के बगल वाला एटम है सो सेकेंड एटम हो गया। यानी कि इसमें अगर हम आपसे पूछे कि सेकेंड एटम क्या है तो आपको बोलना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखिए 3 हाइड्रोजन है, तीनों सेकेंड एटम है।
लेकिन अगर C2H5 में अगर आपसे पूछें कि सेकेंड एटम क्या है, क्यों सेकेंड एटम को देख रहे हैं, क्योंकि दोनों में फर्स्ट एटम कार्बन है, तो उससे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अब देखिए, उसका बताने का सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरह से एक्सपैंड कर करके आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। अब जहां से बॉन्ड फ्री है उसको 1 नंबर दीजिए, उस 1 नंबर के बगल वाला 2 नंबर हो गया। अब सेकेंड एटम यहां पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देख लीजिए यहां पे सेकेंड एटम हाइड्रोजन 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 है, इसमें सेकेंड एटम कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। रूल ये कहता है कि कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर देखिए तीनों हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर एक एटम कार्बन आ गया। तो रूल क्या कहता है कि कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा। यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि इथाइल और मिथाइल में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो इथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, यानी कि ये हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो लो प्रायोरिटी हो गया। अब आप देखिए हाई प्रायोरिटी क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। हाई प्रायोरिटी ग्रुप क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। देखिए 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको, यहां पर 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको। हाई प्रायोरिटी अपोजिट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ई आइसोमर। किसी भी स्टूडेंट को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रायोरिटी डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है कि हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो आप CIP रूल जाकर के जरूर देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए इसमें किसका प्रायोरिटी मतलब ई आइसोमर होगा कि जेड आइसोमर होगा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए ये हाइड्रोजन और ये कार्बन है, ये तो आपको दिख गया कि हाई प्रायोरिटी हो गया, ये लो प्रायोरिटी हो गया। यहां पे आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहां पर देखिए क्या है, फर्स्ट एटम दोनों का कार्बन है तो उससे डिसाइड नहीं होगा। तो सेकेंड एटम, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है, ध्यान से समझिएगा। तो ये फर्स्ट एटम हुआ, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, यानी कि इसमें सेकेंड एटम जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो गया। इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको हम बता चुके हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली कार्बन 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा और ये नाइट्रोजन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा। तो एक कार्बन तो पहले से बॉन्डेड है, 2 कार्बन के साथ और बॉन्ड बना दीजिए, देख लीजिए, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए 1 नंबर ये हुआ, यहां पे 2 2 2, यानी कि सेकेंड एटम यहां पे नाइट्रोजन 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 है। तो साइनाइड में सेकेंड एटम नाइट्रोजन 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 है और इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन है। अब आप लोग बताइए कि हाई प्रायोरिटी किसका होगा। तो आपको क्या बताए थे कि फर्स्ट एटम से डिसाइड नहीं होता है, तो सेकेंड एटम से डिसाइड कीजिए, और सेकेंड एटम में कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो जाए तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा। अब यहां पर देखिए एक एटम आ गया फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई प्रायोरिटी हम इसको कहेंगे और साइनाइड को हम लोग लो प्रायोरिटी कहेंगे। यहां पर सेकेंड एटम में क्या हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन। तो क्या रूल क्या कहता है कि सेकेंड एटम में कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो यहां पर क्या हो गया, फ्लोरीन आ गया जिसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो हम कहेंगे किसका प्रायोरिटी ज्यादा। अब देखिए हाई प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड हो गया, हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। तो घर में ना बैठ करके आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी समझ में आएगा। यहां पर देखिए 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको दिए, इसमें 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको दिए। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। बहुत ही आसान है। इसमें चेक करके बताइए, इसमें चेक करके बताइए कि इसमें किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, दोनों CH3 है, CH3 है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर कार्बन का आइसोटोप 12 है और यहां पर 14 है। तो अगर किसी एटम का आइसोटोप्स दिया हुआ है
और एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो एटॉमिक मास से आप डिसाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है, बट यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, एक C12 और एक C14 है। तो किसका एटॉमिक मतलब एटॉमिक वेट ज्यादा या एटॉमिक मास ज्यादा होगा? तो इसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा। तो इसको जिसका प्रायोरिटी उसका प्रायोरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपका हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया। इसमें देखते हैं इसमें आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो इसमें फिर देखिए फर्स्ट एटम तो दोनों का कार्बन ही है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए फिर वही कंसेप्ट पे आइए। आपका जो है स्ट्रक्चर ऐसा है और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको नहीं कोटिंग कीजिएगा, ये तो ओरिजिनल अलग है। ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो एक ऑक्सीजन हम यहां लिखे तो एक ऑक्सीजन नीचे लिखना होगा। फिर ये वाली ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो एक कार्बन तो ये हो गया, एक कार्बन और हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सेकेंड एटम क्या है, तो आपको बोलना होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये सेकेंड एटम हो गया इसमें। बट इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड एटम क्या होगा, तो उसी तरह से यहां पे सेकेंड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अब बताइए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा? तो क्या बताए कि किसी एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, यानी कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा। तो ये आपका है सो हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो लो प्रायोरिटी हो गया। और अगर इसी तरह से सेकेंड एटम भी सेम हो जाता तो इसी कंसेप्ट को थर्ड एटम पे लगाएंगे। यानी कि अब यहां पे देखिए कि एक नंबर हम इसको दे रहे हैं और दो नंबर इसको दे रहे हैं। फिर यहां पर क्या हो गया, इसको एक नंबर दिए और इसको है सो दो नंबर दिए। हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। इसमें बताइए इसमें जेड आइसोमर होगा कि ई आइसोमर होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पर देखिए ये तो ऐसे ही पता चल गया। यहां पर हाइड्रोजन है सो लो प्रायोरिटी हो गया और ये कार्बन है तो ये हाई प्रायोरिटी हो गया, तो इसमें तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं था। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट एटम तो कार्बन, देखिए C6H5 है। C6H5 का मतलब आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ध्यान दीजिए। और यहां से एक हाइड्रोजन हट करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो कैसे डिसाइड करेंगे, इसका मेथड क्या है? तो यहां पर देखिए फर्स्ट एटम तो दोनों का कार्बन ही हो गया, तब हम लोग डिसाइड करेंगे हाइड्रोजन सेकेंड एटम से। तो यहां पर तीनों एटम आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जबकि यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो सेकेंड एटम क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ये देखिए ये कार्बन है सो आपका फर्स्ट एटम, अब फर्स्ट एटम से जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो यहां पर आपका क्या हो गया, सेकेंड एटम में कार्बन कार्बन आ गया। तो इसका प्रायोरिटी है सो ज्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी कम होगा, यानी कि ये है सो आपका हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया। लो प्रायोरिटी या कह सकते हैं हाई प्रायोरिटी सेम साइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। तो यहां पर देखिए एक नंबर हम इसको देंगे, दो नंबर इसको देंगे, यहां पर एक नंबर इसको देंगे, दो नंबर इसको देंगे। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड आइसोमर। तो बहुत ही आसान है इजेड नोमेनक्लेचर करना। और एग्जांपल है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ई होगा कौन सा जेड होगा। हम बार बार ये बात बताते हैं कि जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना तो वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी में आप नोट कीजिए और खुद डिसाइड कीजिए कि कौन ई आइसोमर होगा कौन जेड आइसोमर होगा। और फिर आप वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि कितना आपका सही होता है कितना गलत होता है, और अगर गलत होता है तो वो बात आपको दिमाग में क्यों नहीं स्ट्राइक किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला में बताइए कि किस ई आइसोमर होगा कि जेड आइसोमर होगा। तो ध्यान रखिए यहां पर हाइड्रोजन तो ये लो प्रायोरिटी, कार्बन है फर्स्ट एटम तो हाई प्रायोरिटी। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट आ गया कि सर लोन पेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो आप वहीं पे अगर कॉपी में कहीं जगह रहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि प्रायोरिटी जो है हमेशा
लोन पेयर का कम होता है एटम या ग्रुप से। समझ में आ रहा है बात? यानी कि लोन पेयर का प्रायोरिटी क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जो है हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो लो प्रायोरिटी हो गया। अब बताइए हाई प्रायोरिटी क्या हो गया, सेम साइड हो गया। तो जब हाई प्रायोरिटी सेम साइड हो गया तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। यहां पर देखिए 1 2 और ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो गया, जेड आइसोमर। तो याद करके रखिएगा कि कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा कि लोन पेयर और एटम या ग्रुप से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो लोन पेयर का प्रायोरिटी कम होता है। सेकेंड में आइए, इसमें आइए 8 नंबर में। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जेड आइसोमर है कि ई आइसोमर है, कैसे डिसाइड करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका 1 नंबर होगा और इसका 2 नंबर होगा। अभी बताए थे दोनों का फर्स्ट एटम कार्बन, तो उससे तो डिसाइड होगा नहीं। तो सेकेंड एटम अभी आपको बताया, इसमें ऑक्सीजन 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 है, जबकि इसमें क्या हो जाता है, नाइट्रोजन 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 हो जाता है। तो इसीलिए इसका प्रायोरिटी है सो ज्यादा, यानी कि ये है सो हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया। इसमें डिसाइड कीजिए, इसमें क्या हो गया, फर्स्ट एटम देखिए कार्बन है, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन है, बट सेकेंड एटम क्या हो गया, इसमें सेकेंड एटम ऑक्सीजन ऑक्सीजन और क्लोरीन है, जबकि इसमें सेकेंड एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर है। अब आपको तो पता ही होगा कि सल्फर और क्लोरीन में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका है सो हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया। अब आप ये देखिए कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो आपका सेम साइड आ गया। तो जैसे ही हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। क्या बोलेंगे, जेड आइसोमर। तो यहां पर लिख लीजिए, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, यहां पर ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, तो इसको हम लोग है सो जेड आइसोमर कहेंगे। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में आप लोग बताइए। अब यहां पर देखिए प्रायोरिटी जब डिसाइड करेंगे तो इतना तो पता चल गया कि इसका, ठीक है, सेकेंड एटम ऑक्सीजन 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 होगा। अभी आपको बताए थे कैसे होता है, वो अभी हम बताए थे। और यहां पर सेकेंड एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो यहां पर फिर इसका प्रायोरिटी ज्यादा, यानी कि ये है सो हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो लो प्रायोरिटी हो गया। इसमें आप कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो फर्स्ट एटम तो कार्बन है और सेकेंड एटम यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। देख लीजिए सेकेंड एटम क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अगर किन्हीं बच्चे को नहीं समझ में आता तो वो ऐसे करके लिख ले, ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ है सो 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन को हम लोग 1 नंबर कह रहे हैं, अब फर्स्ट नंबर के बगल वाला सेकेंड नंबर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सीआईपी रूल वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए। अब यहां पर ये क्या है, अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड आप लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो यहां पे अगर फिर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड एटम क्या होगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब देखिए आपके सामने है ये दोनों, किसका है सो एटॉमिक नंबर ज्यादा, मतलब प्रायोरिटी किसका ज्यादा। तो यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ही ऑक्सीजन है। समझ में आ रही बात। तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, इसका प्रायोरिटी कम, यानी कि ये है सो आपका हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो लो प्रायोरिटी हो गया। अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, हाई प्रायोरिटी है सो अपोजिट साइड हो गया, हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गया, तो इसको ई आइसोमर कहेंगे। तो यहां पे आप लिख लीजिए 1 नंबर इसको दिए, 2 नंबर इसको, यहां पर 1 नंबर इसको दिए और 2 नंबर इसको। हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। अब हम लोग 10th में देखेंगे कि जेड आइसोमर होगा कि ई आइसोमर होगा। तो प्रायोरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमको डिसाइड करने के लिए आपको बता चुके हैं। जैसे इसमें है सो आपका फर्स्ट एटम कार्बन है और इसमें भी आपका फर्स्ट एटम कार्बन है, तो फर्स्ट एटम से तो डिसाइड नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, सेकेंड एटम डिसाइड करेंगे। तो यहां पर सेकेंड एटम क्या है, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाली कार्बन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये सेकेंड एटम है।
अब इसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका सेकेंड एटम क्या है? तो आपको बताए थे कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो एक कार्बन से तो ये बॉन्डेड हो गया और दूसरा कार्बन से हम इस तरह से अटैच कर दिए। ठीक उसी तरह से ये भी कार्बन अपने अलावे दो अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा कार्बन हम लोग इधर अटैच कर दिए। अब देखिए, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट एटम, इसको सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड। तो यहां पर भी सेकेंड एटम जो है कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हो गया। तो इससे भी मेरा डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तब हम लोग फिर क्या करेंगे? तब हम लोग थर्ड एटम से डिसाइड करेंगे। तो थर्ड एटम यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन है, यानी कि थर्ड एटम जो है सिर्फ और सिर्फ आपका 6 टाइम्स हाइड्रोजन है। जबकि यहाँ पे थर्ड एटम क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, ये आपका थर्ड एटम हो गया, ये थर्ड एटम हो गया और ये थर्ड एटम हो गया। यानी कि इसमें जो थर्ड एटम है कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। रूल क्या कहता है कि कोई एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, कोई भी एक भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तब यहाँ पर देखिए, इसमें सारे हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर एक एटम कार्बन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करेंगे तो 1 नंबर इसका होगा, 2 नंबर ये हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका हाई प्रायोरिटी हो गया और ये है सो आपका लो प्रायोरिटी हो गया। ठीक उसी तरह से अब इसमें देखिए, डिसाइड कीजिए कि इसमें हाई प्रायोरिटी किसका है और लो प्रायोरिटी किसका है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, फर्स्ट एटम क्या है, कार्बन, इसका भी फर्स्ट एटम कार्बन, तो फर्स्ट एटम से तो डिसाइड नहीं होगा। अब सेकेंड एटम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखिए हम आपको पहले क्या बोलते हैं कि सिग्मा जो बॉन्ड है उसको पहले लिख दीजिए। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो एक कार्बन तो पहले से बॉन्डेड हो गया, 2 कार्बन से और जोड़ दिए। ठीक उसी तरह से ये भी कार्बन अपने अलावे 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो यहां पर फिर क्या हो गया, एक कार्बन और जोड़ दिए और दूसरा कार्बन, क्योंकि एक तो पहले से था। अब इसमें आप डिसाइड करो, देखिए ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड, ये सेकेंड, ये सेकेंड, यानी कि इसमें जो सेकेंड एटम है वो तीनों क्या हो गया, कार्बन। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें सेकेंड एटम क्या है? तो यहां पर स्ट्रक्चर आपका ऐसा लिखा हुआ है, CH3, CH3 और ये CH3 इस तरह से है। तो इसमें फिर सेकेंड एटम भी तो कार्बन 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 हो गया। तो आप सेकेंड एटम से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर क्या करना होगा, थर्ड एटम से डिसाइड करेंगे। तो यहां पर देखिए, थर्ड एटम कौन होगा, ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे थर्ड एटम जो है वो टोटल 9 हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है सो आपका थर्ड एटम हो गया। जबकि इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड एटम क्या है, तो देखिए थर्ड एटम ये और ये, यानी कि इसमें थर्ड एटम है कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। तो प्रायोरिटी अगर आपसे पूछा जाए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, यानी कि ये हाई प्रायोरिटी हो गया और ये लो प्रायोरिटी हो गया। यानी कि इसका 1 नंबर हम देंगे, इसका 2 नंबर देंगे। अब देखिए तो ये क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी अपोजिट आ गया। तो जब हाई प्रायोरिटी है सो अपोजिट आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई आइसोमर। तो इसको हम लोग बोलेंगे ई आइसोमर। ये बात सबको समझ में आया? अगर किन्हीं को फर्स्ट एटम सेकेंड एटम या प्रायोरिटी निकालने में दिक्कत है तो बार बार हम बोल रहे हैं, CIP रूल का वीडियो डाला हुआ है, आप YouTube पे जा करके उसको सर्च करके CIP रूल देखिएगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा डिटेल में वहां पे बताया गया है। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग किसका प्रायोरिटी ज्यादा निकाले, इसका, तो इसको हम लोग देंगे 1 नंबर, इसको देंगे 2 नंबर। इसमें प्रायोरिटी किसका ज्यादा निकला, इसका, तो इसको देंगे 1 नंबर और इसको दे देंगे 2 नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि ये जेड आइसोमर हुआ या ई आइसोमर हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो अपोजिट साइड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर।
ठीक उसी तरह से 11 में देखिए, 11 में अगर आपसे पूछा जाए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है और यहाँ पे फर्स्ट एटम क्लोरीन है, तो ये तो ऐसे ही डिसाइड हो गया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ऐसा कभी मत देखिएगा कि सर यहाँ पर तो 3 क्लोरीन है, ये चीज नहीं, इसका मतलब आपको CIP रूल कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं फर्स्ट एटम से, फर्स्ट एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एटम क्लोरीन है और यहाँ पे फर्स्ट एटम कार्बन है, तो कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग प्रायोरिटी हाई रखेंगे, यानी कि ये हाई प्रायोरिटी में हो गया, ये लो प्रायोरिटी में हो गया, यानी कि इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। अब इस साइड आते हैं, इसमें देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो देखिए फर्स्ट एटम दोनों का क्या हो गया, कार्बन, दोनों का फर्स्ट एटम कार्बन, तो कार्बन से तो डिसाइड नहीं हुआ, तब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, सेकेंड एटम से। तो इसको पहले एक्सपैंड करके लिखिएगा, तो कैसे लिखिएगा, तो जो ओरिजिनल है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड वाला। अब मीनिंग को समझिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो ये कार्बन एक कार्बन से तो बॉन्डेड है, दूसरा कार्बन से भी बॉन्डेड कर दिया। ठीक उसी तरह से ये भी कार्बन है, सो अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो ये कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो ये तो 2 हो गया, और ये भी अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो एक तो पहले से बॉन्डेड है, दूसरा और कर दिया। तो कभी भी डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अब यहाँ पर देखिए डिसाइड कीजिए, तो यहाँ पे 1, ये हो गया 2, ये 2, ये 2, फिर ये आपका 3, ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे सेकेंड एटम क्या हो गया, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन। इसमें देखिए तो इसमें सेकेंड एटम क्या है, तो फर्स्ट एटम तो कार्बन हो गया, सेकेंड एटम देखिए ये हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, इसमें भी आपका सेकेंड एटम है। तब फिर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तब फिर हम लोग डिसाइड करेंगे थर्ड एटम से। समझ में आ रही बात, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका है थर्ड एटम क्या है, थर्ड एटम है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे थर्ड एटम क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें थर्ड एटम क्या होगा, तो अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से एक्सपैंड कर करके आप लिख दीजिए। अगर कभी भी दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, इस तरह से एक्सपैंड कर करके लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर भी क्या है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से एक्सपैंड करके लिख दिया। अब इसको आप 1 नंबर दे रहे हैं, तो इसके बगल वाला क्या होगा, 2 नंबर, तो सेकेंड एटम तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे कि कार्बन कार्बन हाइड्रोजन है। अब रह गया थर्ड एटम, तो थर्ड एटम देखिए ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब है सो आपका थर्ड एटम हो गया। तो इसमें देखिए कि थर्ड एटम क्या है, इसमें भी थर्ड एटम हम देख रहे हैं, कार्बन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, तो थर्ड एटम से भी देखिए डिसाइड नहीं हो पा रहा। हम क्या ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मिल गया कि इस तरह का भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आप फर्स्ट एटम से डिसाइड किए नहीं हुआ, सेकेंड एटम से डिसाइड किए नहीं हुआ, थर्ड एटम से भी डिसाइड कर रहे हैं तो नहीं हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि सर फोर्थ एटम से डिसाइड कर दीजिए, इसमें तो आपका फोर्थ एटम है भी नहीं, तब आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बॉन्ड होता है वो रियल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे जो हम लोग डबल बॉन्ड जब रहता है तो क्या बताते हैं कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं इमेजिनरी। ठीक उसी तरह से इसके बारे में भी बोलते हैं कि ये कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बताना ये चाह रहे हैं कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो इसमें है सो आपका रियल बॉन्ड है और इसमें है सो इमेजिनरी बॉन्ड है। नहीं, ये रूल में आपको बता रहे हैं कि कहीं भी डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है और ये भी कार्बन अपने अलावे 2 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है,
तब आप प्रायोरिटी किसको दीजिएगा? तो जहां पर रियल बॉन्ड है उसका प्रायोरिटी हम लोग ज्यादा देंगे, यानी कि इसको हम लोग मानेंगे हाई प्रायोरिटी और इसको मानेंगे लो प्रायोरिटी। ये कब हुआ? जब आप थर्ड एटम से भी डिसाइड नहीं कर पाए। जैसे फर्स्ट एटम दोनों का सेम था तो नहीं डिसाइड हुआ, तो सेकेंड एटम से हम लोग सोचे कि निकाल लेंगे। सेकेंड एटम भी दोनों का इत्तेफाक से सेम हो गया तो फिर हम लोग थर्ड एटम पे मूव कर गए। अब थर्ड एटम भी इत्तेफाक से क्या हुआ? सेम हो गया। तब फिर हम लोग कैसे डिसाइड किए? तो इसमें जो हम लोग डिसाइड किए कि ये डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब इमेजिनरी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? रियल। तो रियल वाले को हाई प्रायोरिटी और इमेजिनरी वाले को लो प्रायोरिटी। तो अब देखिए यहाँ पर हाई प्रायोरिटी क्या हो गया? हाई प्रायोरिटी है सो एक दूसरे के अपोजिट आ गया। तो जब हाई प्रायोरिटी एक दूसरे को अपोजिट आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई आइसोमर। तो यहाँ पर एक नंबर हम इसको देंगे और दो नंबर इसको देंगे। हाई प्रायोरिटी अपोजिट आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ई आइसोमर। बोलिए, कोई दिक्कत? याद रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि इमेजिनरी और रियल का जब बात आएगा तो प्रायोरिटी हाई है सो किसका होगा? रियल का होगा। अब इसमें देखिए, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जेड आइसोमर होगा कि ई आइसोमर होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है। तो ड्यूटेरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप। दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम है। तो रूल क्या कहता है कि अगर एटॉमिक नंबर से आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो एटॉमिक मास से आप डिसाइड कर लीजिए। तो ये सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा होता है, यानी कि इसमें अगर प्रायोरिटी डिसाइड करना हो तो एक नंबर इसको देंगे और दो नंबर इसको देंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एटम दोनों का क्या है? कार्बन कार्बन। तो उससे तो डिसाइड नहीं होगा, तब हम लोग सेकेंड एटम से डिसाइड करेंगे। तो सेकेंड एटम देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, जबकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो सेकेंड एटम से भी डिसाइड नहीं हुआ, तब फिर थर्ड एटम से डिसाइड करेंगे। और थर्ड एटम यहाँ पे ड्यूटेरियम है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नंबर हम इसको देंगे और दो नंबर है सो इसको देंगे। अब आप क्या देख रहे हैं? अब आप ये देख रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप है सो सेम साइड आ गया। हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड आइसोमर। तो कोई भी अगर कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन ई आइसोमर होगा, कौन जेड आइसोमर होगा, तो ये डिसाइड कर लीजिएगा सभी लोग। इसको जल्दी से है सो नोट कर लीजिए। यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप क्या करते हैं? सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ पे किस एंड से होगा? तो लेफ्ट साइड से होगा। 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? दूसरा कार्बन के साथ क्लोरीन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्लोरो। तीसरा कार्बन के साथ आयोडीन है तो इसको लिखेंगे 3 आइडो। और दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और टोटल 5 कार्बन है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पेंटिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब चॉइस आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि सिस और ट्रांस लगा हुआ है। और सिस और ट्रांस आपको क्या बताए थे कि सिस और ट्रांस कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो कहता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड अगर आइडेंटिकल ग्रुप या एटम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको हम लोग ट्रांस कहते हैं। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्लोरीन है और ये ग्रुप है, इधर मिथाइल है और ये आयोडीन है। तो यहाँ पर तो कोई भी एक भी एटम, वहां पे क्या कहा गया था कि कम से कम कोई एक एटम या ग्रुप आइडेंटिकल तो होना ही चाहिए सिस और ट्रांस होने के लिए, जबकि यहाँ पे तो नहीं है। इस तरह का नोमेनक्लेचर में आपको क्या बताए? इजेड नोमेनक्लेचर, जबकि इजेड तो यहाँ पे है नहीं। तब फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्वेश्चन को गलती बोल करके छोड़ देंगे या करेंगे? तो छोड़ना नहीं है। कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए तब आप नेचर देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब हैलोजन, दोनों हैलोजन ग्रुप का एलिमेंट है।
तो ये सेम नेचर है, तो सेम नेचर का एटम या ग्रुप क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पर क्या है, मिथाइल है और इथाइल है, तो यहाँ पर भी है सो सेम नेचर का एटम या ग्रुप क्या हो गया, अपोजिट हो गया। सेम नेचर का एटम या ग्रुप क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और यहाँ पर भी है सो सेम नेचर का एटम क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस कहेंगे। तो इसमें आप क्या कीजिए, ट्रांस लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो 2 पेंटेन कैसे निकाले, ये सबको समझ में आए। कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है सो बी हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विच इज ए पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो पहला देखिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, क्लोरीन है और मिथाइल है, तो इधर क्लोरीन है और मिथाइल है, ब्रोमीन है और इधर हाइड्रोजन है, इधर भी ब्रोमीन और हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, सबसे पहला कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके सेम साइड सेम एटम या ग्रुप नहीं है, तो सिस ट्रांस तो होगा नहीं। अब रह गया कि इजेड नोमेनक्लेचर करेंगे, तो इजेड जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप यहाँ पे एक नंबर इसको देंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, हाई प्रायोरिटी, और ये है सो लो प्रायोरिटी। यहाँ पे ये है सो हाई प्रायोरिटी और ये है सो लो प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई आइसोमर। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए एक नंबर इसको देंगे, यानी कि ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी, ये है सो हाई प्रायोरिटी और ये है सो लो प्रायोरिटी। तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड हो गया, तो इसको भी हम लोग ई आइसोमर कहेंगे। तो क्या ये दोनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रिलेशन हुआ, नहीं हुआ। कह रहा है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर है। पेयर का मतलब हुआ कि अगर एक सिस है तो दूसरा ट्रांस होना चाहिए, अगर एक ई आइसोमर है तो दूसरा जेड आइसोमर होना चाहिए, अगर एक सीन है तो दूसरा एंटी होना चाहिए, तब आप उसको है सो हम लोग कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर है। तो ये तो नहीं हुआ, तो इसको हम काट देंगे। नहीं, ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड में, देखिए सेकेंड में आप क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड है, यानी कि मिथाइल मिथाइल है सो अपोजिट हो गया, और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल सेम साइड हो गया। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड सेम एटम या ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस, और अपोजिट साइड होता है तो ट्रांस। तो इसको हम लोग ट्रांस कहेंगे और इसको हम लोग सिस कहेंगे, यानी कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, या कह सकते हैं आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पेयर है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या देखें, थर्ड में यहाँ पे देखिए कि लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर और मिथाइल आपका सेम साइड है। यहाँ पर भी देखिए लोन पेयर और मिथाइल सेम साइड है। इसमें पीएच और ओएच सेम साइड है, इसमें भी पीएच और ओएच सेम साइड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये भी आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए कि ये एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट, तो आप इसको ट्रांस कर सकते हैं। ये दोनों सेम साइड हो गया तो सिस कर सकते हैं, बट ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। ये आपका, इसको ट्रांस तो आप कहेंगे, इसको सिस कहेंगे, लेकिन ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब यहां पर देखिए, यहां पर जो ब्रोमीन है पहला दूसरा तीसरा, यानी कि एक कार्बन छोड़ करके है, जबकि यहां पर देखिए ब्रोमीन दोनों एडजेसेंट कार्बन पे है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का पेयर शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब लोग को समझ में आ गया। यहां तक जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। थर्ड में आइए, सीन और एंटी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये चीज आपको
जब हम पढ़ा रहे थे कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, तो वहाँ पे आपको बताए थे ऑक्जाइम में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, आइमीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, एजो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो वहीं पे सीन और एंटी आपको डिस्कस कर दिए थे। तो सीन और एंटी हम आपको क्या बताए थे, तो ऑक्जाइम में आपको बताए थे कि अल्डिहाइड से भी ऑक्जाइम बनता है और कीटोन से भी ऑक्जाइम बनता है। अल्डिहाइड से अगर ऑक्जाइम बनता है तो उसको ऑल्डोऑक्जाइम कहते हैं, और अगर कीटोन से ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है तो उसको कीटोऑक्जाइम कहते हैं। तो अगर आपका ऑल्डोऑक्जाइम है तो हाइड्रोजन और अल्कोहल अगर सेम साइड होगा तो उसको सीन आइसोमर कहेंगे, और हाइड्रोजन और अल्कोहल अपोजिट साइड होगा तो उसको एंटी आइसोमर कहेंगे। ये चीज आपको डिटेल में फिर पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि इन ऑल्डोऑक्जाइम व्हेन हाइड्रोजन एंड अल्कोहल ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड द आइसोमर इज नोन एज सीन आइसोमर। तो ऑल्डोऑक्जाइम है तो उसमें कब आप सीन कहेंगे और कब एंटी कहेंगे, तो आपको क्या कहा गया कि अल्कोहल और हाइड्रोजन अगर सेम साइड है तो उसको हम लोग सीन आइसोमर कहेंगे, और अल्कोहल और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो उसको हम लोग एंटी आइसोमर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, अब ये जो ऑक्जाइम है कैसे बना होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, तो ये अल्डिहाइड से बना होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑल्डोऑक्जाइम कहेंगे। अब रह गया कि ये सीन है या एंटी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और अल्कोहल सेम साइड हो गया तो इसको सीन ऑल्डोऑक्जाइम कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, अल्कोहल और हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो गया, हाइड्रोजन और अल्कोहल अपोजिट साइड हो गया तो इसको एंटी ऑल्डोऑक्जाइम कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ये भी ऑक्जाइम है, अब आपसे पूछा जाए कि बना कैसे होगा, तो ये मिथाइल और ये इथाइल है, यानी कि ये कीटोन हो गया, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कीटोऑक्जाइम। अब रहा कि सीन है कि एंटी है, कैसे डिसाइड करेंगे, वहां पे तो आप ऑल्डोऑक्जाइम में बहुत आसानी से डिसाइड कर लेते हैं, कीटोऑक्जाइम में भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। अगर ध्यान से समझिएगा, इथाइल को रेफरेंस लीजिएगा, तो इथाइल और अल्कोहल सेम साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीन। लेकिन कोई दूसरा बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर मिथाइल के तो अपोजिट है, तो क्या इसको एंटी कह सकते हैं, तो हाँ आप एंटी भी कह सकते हैं। तो फिर आप बोलिए कि सर अब इसको सीन कहें कि एंटी कहें, पहले आप ही बता दीजिए। तो आपको ये भी चीज बताए हुए फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, इथाइल को अगर रेफरेंस लेंगे तो ये सीन होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सीन इथाइल मिथाइल कीटोऑक्जाइम। समझ में आ गई बात, इसको क्या लिखेंगे, सीन, सीन इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल कीटोऑक्जाइम। समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए सीन कीटोऑक्जाइम। ये पूरा नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर ऐसा रहेगा तो अब देखिए इथाइल क्या हो गया, अपोजिट साइड, तो इसको एंटी कीटोऑक्जाइम। इसी चीज को आप फिर क्या लिख सकते हैं, अगर मिथाइल को रेफरेंस लेंगे तो मिथाइल क्या हो गया, अल्कोहल के अपोजिट हो गया, तो उसको एंटी कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी मिथाइल, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोऑक्जाइम। ठीक उसी तरह से जैसे ये एंटी कीटोऑक्जाइम लिख दिए और मिथाइल को आप रेफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, सीन। तो इसको क्या लिखेंगे, सीन मिथाइल इथाइल कीटोऑक्जाइम। तो ये चीज आपको हम पिछले क्लास में ही बता दिए जब आपको ऑक्जाइम हम पढ़ा रहे थे तब। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए तो ये जो ऑक्जाइम है कैसे बना है, तो अल्डिहाइड से बना है। देखिए हाइड्रोजन आ गया तो अल्डिहाइड से बना। अब ये हाइड्रोजन और अल्कोहल सेम साइड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीन ऑल्डोऑक्जाइम। और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, तो हाइड्रोजन और अल्कोहल अपोजिट साइड हो गया तो इसको एंटी ऑल्डोऑक्जाइम कहेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ध्यान से समझिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आप क्या सीखें, सबसे पहले आप ये सीखें कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो उसमें हम आपको क्या क्या बताएं कि सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन में शो करेगा, दूसरा बताया ऑक्जाइम में शो करता है, तीसरा बताया आइमीन में शो करता है,
चौथा फिर आपको पढ़ा चुके हैं एजो कंपाउंड। पांचवा आपको पढ़ा है क्या, साइक्लो अल्केन। और छठा क्या बताया, साइक्लो अल्कीन। और सातवां क्या बताया, कुमुलेटेड पोलिन्स। तो इतने सारे जगह है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद फिर आपको क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो सबका अलग अलग कंडीशन बता दिए। फिर हम लोग देखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो नोमेनक्लेचर हम लोग तीन तरह से किए। सबसे पहला सिस्टॉन्स नोमेनक्लेचर, दूसरा है सो इजेड नोमेनक्लेचर, और तीसरा है सो सीन और एंटी नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है, तो उसका नंबर ऑफ जीआई कितना होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो उसका नंबर ऑफ जीआई, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते कि आज का दिन आपका अच्छा बीते और आने वाला कल आज से और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।